वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। इस चैनल से हम आप सबकी हेल्प करते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमने 2 लेक्चर में कवर किया था, 2 पार्ट में, सोशलिज़म और कम्युनिज़म के चैप्टर। आज लास्ट पार्ट है, लास्ट लेक्चर भी है। एंड इसकी जो अगली वीडियो आएगी वो सिर्फ इसकी क्वेश्चन आंसर होंगी एंड फर्स्ट चैप्टर की भी क्वेश्चन आंसर कराई जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के जो MCQs हैं, SCERT की जो बुक होती है उसकी हर एक पॉइंट जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। सो मैं आपको अभी एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर की MCQs, मैथ द फ्लोइंग, ऑल ओवर थिंग शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ये सारी चीज़ें कुछ स्किप कर दिया गया था सेकेंड चैप्टर के लिए। सो सेकेंड चैप्टर आज ख़त्म होगा, तो कल हम फर्स्ट चैप्टर की वीडियो डालेंगे MCQs वाली, एंड देन उसके अगले दिन आपको सेकेंड चैप्टर की भी MCQs एंड जो भी उसके अंदर क्वेश्चन दिए होंगी उस सारी चीज़ों को सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। ठीक है, ये हुआ, डाउट क्लियर हो गया। एंड आज हम लोग सोशलिज़म और कम्युनिज़म के लास्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। एंड आज ये वाला चैप्टर जो है इसको एंड करेंगे बिकॉज ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारा टॉपिक था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब कि जो नया इकोनॉमिक पॉलिसी आया था उसमें क्या था। ठीक है, तो लेनिन वॉज नॉट अ विजनर थिनर। ठीक है, विजनर का मतलब होता है दूरदृष्टि की जो सोच होती है, जो फ्यूचर की सोच, मतलब इसमें कोई लेनिन के पास नहीं था, बट अ स्किलफुल सोशल थिंकर एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन। जो उसके पास एक स्किल था, उसके पास एक स्किल भरपूर था, एक सोशल थिंकर की और प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन की। ठीक है, ही ऑब्जर्व्स नोटिस दैट इन प्रेजेंट सिचुएशन इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट कंप्लीट सोशलिस्टिक सिस्टम और हीट द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एज ट्रोट्स्की वांटेड। कहने का मतलब है कि ये जो सारी चीज़ें हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, ये सारी चीज़ें जो ट्रोट्स्की चाहते था, मतलब कि जो वर्ल्ड को कैपिटलिस्ट वर्ल्ड बनाने के लिए और पूरी तरीके से सोशलिस्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ऐसा जो प्रेजेंट सिचुएशन था उसे तो कुछ छोड़ नहीं सकता, वो तो इम्पॉसिबल था। तो उसके इम्प्लीमेंट के लिए जो सारी चीज़ों को कंप्लीट किया गया था, ट्रोट्स्की जो चाहता था उसके बारे में बातें की जा रही है। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, देन जो था कि सो ही डिक्लेयर्ड अ पॉलिसी, न्यू पॉलिसी। ठीक है, इन 1921 में उसने सोचा, उसने डिक्लेयर किया एक नए पॉलिसी का, जो कब हुआ था उसको डिक्लेयर, तो 1921 में। ओके, ठीक है, in which he had to compromise with the Marxist values to little extent। कहने का मतलब है कि उसमें क्या था, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना था, मार्क्सिस्ट की वैल्यूज़ में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी थी, बट रियली द एम ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू टेक अ प्रैक्टिकली मेजर टेकिंग लेसन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। और अगर इसकी रियली एम के बारे में, अगर इसके लक्ष्य के बारे में, इस पॉलिसी की बात करें तो इसमें प्रैक्टिकली मेजर किया गया था कि जो सारी चीज़ें इसमें सीखी जाएंगी, जो पास्ट के एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा था। द मेन थिंग ऑफ दिस पॉलिसी वर एज फॉलो। जो इसकी मेन थिंग थी वो नीचे दी हुई है। ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ए फिक्स टैक्स वाज इम्पोज्ड इन प्लेस ऑफ कलेक्टिंग ग्रेन्स फ्रॉम द पीजेंट। और इसमें एक टैक्स को फिक्स कर दिया गया था जो कि फार्मर और पीजेंट से जो उनके लेंगे, कलेक्ट करेंगे ग्रेन्स वगैरह। द रेस्ट ऑफ द ग्रेन्स वॉज द पीजेंट, जो पीजेंट की, फार्मर लोग की जो ग्रेन थी उनको रेस्ट के, एंड दे कुड यूज देम एज दे लाइक्ड, और उनको रख दिया जाएगा रेस्ट करने के लिए, एंड देन उसे वो जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज़ था। ठीक है, थ्रू थेरेटिकली द स्टेट प्रोसेस द लैंड, बट प्रैक्टिकली इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द पीजेंट। अगर प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें पीजेंट के हैंड में जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है,
द इंडस्ट्रीज हैविंग लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ कुड बी रन बाय इंडिविजुअल। 20 एम्प्लॉयज़ को इंडस्ट्रीज में लेस देन मतलब 20 से कम थे इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयज़, ठीक है, और उन्हें चला रहे थे, ठीक है, इंडिविजुअली, ठीक है। देन आता है कि देन आता है द इंडस्ट्रीज हैविंग लेस देन, ये मैंने पढ़ा दिया। द इंडस्ट्रीज वर डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड की मतलब होता डिसेंट्रलाइज्ड, अ लॉट ऑफ रिबेट वॉज प्रोवाइडेड फॉर डिसीजन एंड एक्सेशन। यहाँ पर कहने की मतलब जो इंडस्ट्रीज थी वो कैसी थी, तो डिसेंट टाइप की थी, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड थी, ठीक है, और वहाँ की बहुत सारे लॉट ऑफ रिबेट जो थी उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा था डिसीज़न लेने के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। फॉरेन कैपिटल वाज इनवाइटेड एट लिमिट, और उसमें जो इनवाइटेड फॉरेन लोगों को इनवाइट किया जाता है तो वो भी एक लिमिट से, ठीक है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड लाइफ इंश्योरेंस वर स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट एजेंसी, और जो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ थी और उनकी जो लाइफ इंश्योरेंस थी उन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट की एजेंसी से शुरू किया गया था, ठीक है। देन आता है बैंक्स वर स्टार्टेड एट अ डिफरेंट लेवल। जो बैंक थी उसको डिफरेंट लेवल से स्टार्ट किया गया था। द कंपल्सरी मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। जो उसकी कंपल्सरी मेंबरशिप की बात करते हैं तो वो कौन को डिस्पोज्ड कर दिया गया था, वो सारी चीज़ों को, ठीक है। देन पढ़ते हैं बाय दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर इसकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करें, लेनिन कंट्रोल द शॉर्टेज ऑफ अ प्रोडक्शन। लेनिन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे जो भी प्रोडक्शन की शॉर्टेज हुई थी। एज अ रिजल्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री प्रोडक्शन अनएक्सेप्टली ग्रू अप। मतलब कहने इसके रिजल्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी कि ग्रो हो गया था, ठीक है, इन सारी चीज़ों की बढ़ गई थी और अनएक्सेप्टेडली, ठीक है। थ्रू लेनिन इज क्रिटिसाइड फॉर दिस पॉलिसी, ही रिप्लाइड दैट गोइंग वन स्टेप बैक आफ्टर प्रोसीडिंग 3 स्टेप इज इक्वल टू बी 2 स्टेप अहेड। कहने का मतलब है कि लेनिन वापस जाना चाहता था पीछे, उसने बैक किया एंड उसने कहा कि हम दोबारा से जो सारी चीज़ें पहले उसने प्रोसीडिंग, तो उसने रिप्लाई किया कि सारी 3 जो स्टेप थे उसे 2 स्टेप में जो ऊपर की थी उसे इक्वली डिवाइड किया जाए, प्रोसीड किया जाए, ठीक है। व्हेन लेनिन डाइड इन 1924 में जब लेनिन की मौत हो गई, ठीक है, उसके बाद की बात की जाए, उसका जो प्रॉब्लम आया, देखिए द प्रॉब्लम ऑफ हिज सक्सेसर केम अप। जो उसकी सक्सेस की प्रॉब्लम थी वो आना शुरू हुई। ए सीरियस कन्फ्लिक्ट वॉज ऑन फॉर पावर एमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड लीडर। कहते हैं एक सीरियस कन्फ्लिक्ट किया गया किसके ऊपर, उनकी पावर के बीच में अलग अलग ग्रुप्स और लीडर के सामने। स्टालिन ओन इन दिस कन्फ्लिक्ट, और इस कन्फ्लिक्ट को स्टालिन ने जीता, और ट्रोट्स्की वॉज एक्सक्लीड इन 1929 में ट्रोट्स्की को एक्सक्लीड कर दिया गया। ऑलमोस्ट ऑल द लीडर हु प्लेड इम्पोर्टेंट रोल्स इन एंड आफ्टर रिवोल्यूशन वर फिनिश्ड इन द डिकेड ऑफ 1913 में। कहने का मतलब है कि सारे लीडर थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे इन सारे रिवोल्यूशन में, और उनके फिनिश होने के बाद उन्हें डिकेट कर दिया गया 1913 को, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये दोनों, एंड प्रेस वर डिस्ट्रॉय। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी, पॉलिटिकल और फ्रीडम जो स्पीच थी और जो सारी प्रेस थी, कॉन्फ्रेंस थी, वो सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। द कन्फ्लिक्ट एट द पार्टी लेवल वॉज नॉट टॉलरेट। और जो ये कन्फ्लिक्ट की जहाँ पार्टी हुई थी, पार्टी लेवल थी वहाँ की, उन्होंने इसे बर्दाश्त नहीं किया, टॉलरेट नहीं किया। स्टालिन वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के कौन सेक्रेटरी थे, तो स्टालिन थे, एंड कंटिन्यू हिज डिक्टेटरशिप, ठीक है। डिक्टेटरशिप को भी उन्होंने कंटिन्यू किया उनके मृत्यु की बाद भी, ठीक है। 1953 को उनकी जो डेथ हुई, ठीक है। दिस इंसिडेंट अफेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ सोशलिज्म इन द सोवियत यूनियन बैडली एंड सम वेरी कैरेक्टर्स वर अगेंस्ट मैक्सिमम। कहने का मतलब है कि ये इंसिडेंट होने के बाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था
सोशलिज्म के फॉर्मेशन में, और तो और सोवियत यूनियन पे भी बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट दिया था। और उसमें से कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो कि मार्क्सिज्म के अगेंस्ट थे और ह्यूमैनिटी आइडियल्स ऑफ रिवोल्यूशन के अगेंस्ट थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ड्यू टू द कटलाइंग ऑफ फ्रीडम, और कटलाइंग ऑफ फ्रीडम के अगर दौरान देखा जाए तो जो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट और लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा एड्रेसिव, उस सारी चीज़ों पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर वही दूसरी हाथ में या दूसरी बात करें, बाय द टायरलेस इफर्ट ऑफ स्टालिन, जो कि स्टालिन की इफर्ट थी जो कि टायरलेस थी, रसिया क्या कहता है, इमर्ज एज अ पावरफुल कंट्री ऑन द वर्ल्ड फोरम। कहने का मतलब है कि फोरम वर्ल्ड में उसने क्या कहता है, उसको बहुत ज़्यादा इमर्ज किया गया था फोरम के वर्ल्ड में, और उसे पावरफुल कंट्री दिया गया था। अगर वही रिजल्ट की बात करें तो 3 ईयर प्लानिंग किया गया था, जो कि डेवलपमेंट ऑफ रशियन इंडस्ट्रीज रीच द क्लाइमेक्स। कहने में कि रशियन के जो रशियन इंडस्ट्री था वहाँ क्लाइमेक्स पर पहुँचा, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज मॉडरेट नाइट एंड सोशल डेवलप, साइंस डेवलप, और वहाँ की जो एग्रीकल्चर थी उसे मॉडर्न किया गया, और वहाँ की जो साइंस थी उसे डेवलप किया गया, ठीक है। बिफोर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वहाँ के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, ख़त्म होने से पहले, ठीक है, ख़त्म होने से पहले जो रसिया था, रसिया वॉज कंसिडर अ ग्रेट पावर, उसे ग्रेट पावर पे कंसिडर कर दिया गया था। स्टालिन अलॉन्ग विद रोजवेल्ट एंड चर्चिल टुक पार्ट इन द वॉर टाइम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। Thus, contumacy, fearful and weak Russia emerged as a great power of the world only in 3 decades, and the revolution took a स्ट्रॉन्ग रूट अमॉन्ग द लेबरर्स पीपल देयर। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद रसिया को क्या कर दिया गया, इमर्ज कर दिया गया, किस तरीके से, तो उसको बहुत बड़ा ग्रेट पावर के रूप में पूरी दुनिया में इमर्ज किया गया, वो भी 3 डिकेड्स में, और उसकी रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, उसकी जो रिवोल्यूशन की रूट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, किन के बीच में, तो लेबरर्स पीपल के बीच में, ठीक है। आगे बात करते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ा रशियन रिवोल्यूशन का। तो सबसे पहले बात करते हैं आफ्टर दिस रिवोल्यूशन द पावर ऑफ वर्कर। रिवोल्यूशन के बाद उन पे क्या हुआ कि जो वर्कर की पावर थी प्रोलेटारियन क्लास की, वो स्टेबल हो गई, ठीक है। प्रोलेटारियन क्लास की यहाँ बात की, वो स्टेबल हो गई, और उनका जो इनकरेज मूवमेंट था इन अदर एरियाज ऑल्सो, वो सारी चीज़ों को इनकरेज कर दिया गया, ठीक है। After this Russian Revolution, the world was divided into 2 ideological faction। और रशियन के इस रिवोल्यूशन के बाद वर्ल्ड को, दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा गया आइडियोलॉजिकल फैक्शन के हिसाब से, ठीक है। कम्युनिस्ट वर्ल्ड एंड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, ठीक है। ठीक है, आफ्टर 8 इसके बाद यूरोप वाज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट यूरोप एंड वेस्ट यूरोप। और इसके बाद तो यहाँ तक कि यूरोप को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट यूरोप के नाम से और वेस्ट यूरोप के नाम से, ठीक है। आफ्टर द रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट एंड बिफोर द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, ठीक है। कहना कि इसके बाद जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन आया, मूवमेंट आया, उसके पहले क्या हुआ था, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन होता है, उसने एक सच डिवीज़न ऑन आइडियोलॉजिकल बेसिस हैड नॉट बीन सीन इन। कहने का मतलब इसमें क्या हुआ था कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन में कि डिवीज़न हुआ था लेकिन आइडियोलॉजिकल के बेस पे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, ठीक है। After the First World War, a Cold War began between the capitalist world। और इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक कोल्ड वॉर शुरू हुआ जो कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और सोवियत रशिया के बीच में शुरू हुआ था, और उसमें 4 डिकेड्स भी शामिल थे, ठीक है। 4 डिकेड्स द इमुलेशन ऑफ वेपन्स कंटिन्यू बिटवीन द 2 लॉबीज के बीच में उन्हें शुरू किया गया, ठीक है। ओके, देन यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक मॉडल एक्साइट एज एन इकोनॉमिक प्लानिंग आफ्टर द रशियन रिवोल्यूशन। और यहाँ पर एक न्यू इकोनॉमिक की शुरू एक्साइट कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, और इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत करने के बाद रशियन रिवोल्यूशन। फर्दर द कैपिटलिस्ट कंट्रीज ऑल्सो अडेप्टेड दिस मॉडल इन रिफॉर्म्ड वे। और ऑल्सो क्या किया गया कि सारी जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी उसे उन्होंने अडॉप्ट किया मॉडल और रिफॉर्मेंट वे को। द नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट ऑल्सो चेंज, और जो कैपिटलिज्म की नेचर थी वो भी बदल गया, ठीक है। मैं बात करती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो ये है येलो वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है। ओके, मैं आपको दिखा रही हूँ येलो वाली जो बॉक्स दिख रही है,
येलो एंड ब्लू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, ठीक है। मिखिल गॉडवेट बिकम प्रेसिडेंट इन 1985 में, जो कि MCQ में पूछे जाते हैं और बस यहीं से पूछे जाएंगे, इतनी ज़रूरत नहीं पढ़ने की, ये वाले याद रखो, ये इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और ये याद रखो, सोवियत यूनियन वॉज डिज़ोल्व इन दिसंबर 1991 में, उसे डिज़ोल्व कर दिया गया था, ये याद रखो 2 चीज़, ठीक है। और पहले का भी जो येलो वाला बॉक्स होगा जो छूट गया था उसे देख लेना, ठीक है। कोल्ड वॉर की बात की जाए, अगर आपको डेफिनेशन 2 नंबर से पूछते हैं तो ये वाला लिख लीजिएगा, दिस इज़ एन आइडियोलॉजिकली वॉर था, ठीक है, जो कि अमेरिका के लीडर में कैपिटलिस्ट के लोभ और सोवियत रशिया में हुआ था, कम्युनिस्ट लॉबी के बीच में, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट था, मैंने बताया। एंड यहाँ ख़त्म होता है, ये भी शुरू ख़त्म हो गया। 5th नंबर बचा था, ठीक है। दिस रेवोल्यूशन इनकरेज फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल सिस्टम इन एशिया एंड अफ्रीका, और ये रिवोल्यूशन क्या किया कि एशिया और अफ्रीका के दोनों में इनकरेज किया फ्रीडम को, वो भी कॉलोनियल सिस्टम में, ठीक है। बिकॉज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट था वो सोवियत रशिया को दिया गया था और उसको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी मिला था, ठीक है, टू द नेशनल मूवमेंट इन द कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अमेरिका, और इसी में एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज में भी नेशनल मूवमेंट का सपोर्ट लिया था, ठीक है। देन यहाँ चैप्टर होता है ख़त्म। आपको मैं ये जो था क्या बोलते हैं इसको, MCQs और ये जो एक्सरसाइज है, सारी चीज़ों को मैं कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। यहाँ हम लोग चैप्टर को एंड करते हैं। एंड देखिए यहाँ पर क्या कहता है, टीशा मीन इन रसिया, मतलब कि रसिया के जो रूस के जो सम्राट होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि सॉरी, यहाँ कहने जो रूस के जार को, रूस का जार का मतलब रसिया में क्या होता है, रूस में क्या होता है, तो एम्पायर ऑफ रसिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और बाय द वे इस सारी जो क्वेश्चन है ये जैसे MCQs है, एंड मैं दिखाती हूँ, ये कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक से, ऐसा नहीं है कि फिलिंग इन द ब्लैंक से तो ये नहीं आएंगे, इसे 4 ऑप्शन में भी डिवाइड करके पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो SCRT का एक्सरसाइज है ना, इसे तो समझ जाओ, दिमाग में पढ़ लो। और हाँ, ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना, इससे मतलब समझ जाओ कि तुम्हें ना घोल के पी जाना है, ये तो कंफर्म आएगा, ये भी कंफर्म है। अक्टूबर रिवोल्यूशन भी आता ही आता है, और ये तो आया ही था, मतलब इसको तो दिमाग ही में रखो। एक बस आई थिंक मेरे नज़र में अगर देखें तो PYQs में अगर उठाऊंगी तो ये भी आया ही होगा कभी कदार, लेकिन अगर मैं नहीं मानूँ तो SCRT बुक को पढ़ लो, मतलब एकदम ख़त्म कर दो, एकदम माइंड में जो होता है ना, NCERT बुक को तुमने पढ़ा है ना मैथ की, एकदम चाट जाते हो ना 2 बार में, इस तरीके से इसको एक बार में ऐसा पढ़ो कि एकदम दिमाग में आ जाए, जहाँ तो तुम्हें समझ में आए वहाँ से पढ़ो। खुद से पढ़ना है खुद से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब से दूसरे चैनल से पढ़ना है दूसरे चैनल से पढ़ो, एंड बाय द वे स्कूल से पढ़ना है स्कूल से पढ़ो, ठीक है। स्कूल को कैसे बोल सकते हो, ठीक है। ये हुआ। एंड कुछ इधर भी क्वेश्चन है लॉन्ग, आई थिंक शॉर्ट आंसर अबाउट, ये सारी चीज़ों को आप रिमेंबर करें, ये सारी चीज़ों को समझें। ऐसा नहीं कि जो आपको आंसर प्रोवाइड किया जाए उसी को आप लिखें, आपको अगर थोड़ी सी अपने माइंड से लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर आप लिख कर आते A to Z अगर कोई टीचर बताता है मतलब करेक्ट वो तो बहुत बेहतर होगा, अगर माइंड सेट आपका बहुत तेज है तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो नंबर क्लियर मिलेगा, कोई गलती होने का एहसास ही नहीं हो, क्योंकि वो इतना टीचर ने लिखा है ना। और ये मैथ द फ्लोइंग है, इसको भी याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें, और इसको छोड़ो, इसको उतना ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ होता है चैप्टर एंड, 3rd चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर हो गया एंड, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से पता है आपको क्या होगा, SCRT को जो ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगी एंड जो सब्जेक्टिव कराऊंगी, जो शॉर्ट कराऊंगी, जो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, ठीक है। उसकी सारी जो नोट्स होंगी, जो PDF होंगी, वो टेलीग्राम पे होंगी, ठीक है। यूट्यूब पे तो आपको मैं वैसे बाय द वे करा दूँगी, कराऊँगी कल, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इससे बेटर है कि आप PDF लो ना, ठीक है। उस सारी चीज़ों का PDF लो। साइंस की मैंने बहुत अच्छी नोट्स बनाई है, हैंड नोट्स से, उससे अगर आप पढ़ के जाते हो ना, बाद में बता रही हूँ 425 से तो ऊपर ही आएगा, मैं दावा करती हूँ 425 का, ठीक है, प्लस आएगा, ठीक है। अगर वो नोट्स आप पढ़ लेते हैं ना तो साइंस में तो 80 में 80 मारेंगे, ये मेरा डिट्टो है। अगर आपने मतलब थ्योरी की बात करें, अगर प्रैक्टिकल आपको 20 नंबर दे दिया जाए तो 100 में से 100, वाह,
व्हाट अ नाइस, ये आपका लाइफ चेंज करेगी। ठीक है, ये मेरी मतलब हैंड रिटन जो नोट्स है उसे आप टेलीग्राम से आपको PDF के थ्रू मिल जाएगा। और एक और बात बताओ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट दीजिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे, आपके लिए हम PDF लाएंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे, PYQs कराएंगे, एनीथिंग एल्स आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। आप बस हमारे चैनल को 1 ईयर दीजिए, देन आपको मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे और उसी रिज़ल्ट की वजह से आप प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप 1 ईयर हमें दीजिए, 1 ईयर के बाद आपके जो रिज़ल्ट होंगे, देखिए जो 1 ईयर का मेहनत होता है ना, वही जाके ना एक दिन का रिज़ल्ट बनता है। और 3 घंटे की मेहनत का, जो दिन रात मेहनत करते हैं ना, 3 घंटे में उसे लिखा जाता है। तो ये क्या होता है कि ये सारी चीज़ें, मेरा बस मानना है 1 ईयर हमें दीजिए, देन आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। मैं जो पढ़ा रही हूँ उस पर कोई डाउट नहीं है, वो बहुत बेहतर पढ़ाती हूँ मैं, मतलब बेहतर है सारी चीज़ें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।